नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस के सारे टॉपिक्स को वन शॉट में कवर करने वाले हैं। साथ ही उन सारे टॉपिक्स पे किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछा जाता है ये भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। देखिए, डिफिनीशन याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सा इतना बात याद रखिए कि अगर इस टाइप का फिगर देखने को मिल गया तो समझ लो मैट्रिक्स से दर्शन हो गया। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी माल पुर्जे भरे हुए हैं ये सारा इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स कहलाएगा। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 9, 10, 3, 7, 8 ये सारा मैट्रिक्स ए का एलिमेंट्स है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे पता करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग उस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स का पता लगाएंगे। देखिए, हॉरिजॉन्टली जो भी एलिमेंट्स लिखा गया है ये रो कहलाएगा एंड वर्टिकली जो भी एलिमेंट्स लिखा गया है ये कॉलम कहलाएगा। जैसे कि इस मैट्रिक्स में टोटल 3 रोज है, ये है R1 फर्स्ट रो, ये है सेकेंड रो एंड ये है थर्ड रो। ठीक है, उसी प्रकार से इस मैट्रिक्स में टोटल 3 कॉलम्स है, ये है फर्स्ट कॉलम, ये है सेकेंड कॉलम एंड ये है थर्ड कॉलम। ठीक है, अब किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज है 3 एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स भी है 3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3/3। ठीक है, अब इस 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो जो 9 आएगा वो 9 क्या बताता है, वो 9 बताता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे कि अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना हो तो यहाँ पे टोटल 2 रोज है, 1 2 रोज है एंड 1 2 3 कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ रोज, फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, बात समझ रहे हैं। ऑर्डर को हम लोग नहीं यहाँ पे मैट्रिक्स के बगल में लिखा करते हैं। अब जैसे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाए तो यहाँ पे 3 रोज है, 1 2 3 टोटल 3 रोज है एंड कॉलम 1 है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3/1। क्लियर है बात। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रो है एंड 1 2 3 4 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 1/4। सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रोज, फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल 1 रो है एंड 1 ही कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 1/1 का। क्लियर है बात। अब मैट्रिक्स का नोटेशन फॉर्म क्या होगा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ए एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स को हम लोग AIJ से डिनोट करेंगे एंड इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है M/N। यहाँ पे I जो है ये रो नंबर एंड J जो है ये कॉलम नंबर बताता है। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि इस मैट्रिक्स में A12 क्या है, A12 कहने का मतलब फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है, तो फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है 4, A12 की जगह लिख लेंगे 4। कोई अगर आपसे पूछे कि A23 क्या है, A23 यानी कि सेकेंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है, तो ये है सेकेंड रो एंड ये है थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट है 8, तो A23 हो जाएगा 8। ठीक है ना, तो जो पहले लिखा जाता है ये रो नंबर एंड बाद में जो लिखा जाता है ये कॉलम नंबर को बताता है। क्लियर है। अब देखिए, अब आपसे अगर पूछा जाए कि एक मैट्रिक्स के अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स क्या है, 1 है 2 है 6 है एंड 8 है। जैसे कि इस मैट्रिक्स के अंदर भी टोटल 4 एलिमेंट्स है, तो उसी प्रकार से अगर आपसे बोला जाता है कि एक मैट्रिक्स के अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स है तो इस 4 एलिमेंट्स को लेकर टोटल कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आप लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग 4/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। कैसे, देखिए 1 2 6 8 इसको अगर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 4/1 का हो गया। 4/1 का यहाँ पे टोटल 4 रोज है एंड 1 कॉलम है। दूसरा हम लोग ऐसे भी तो बना सकते हैं 1 2 6 8 यानी कि 1/4 का, इसमें टोटल 1 रो है एंड 4 कॉलम्स है। तीसरा हम लोग ऐसे भी तो बना सकते हैं 1 2 6 8 यानी कि 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स भी तो बना सकते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स हैं तो हम लोग टोटल 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ऑर्डर में जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि 4 के इक्वल आना चाहिए। जैसे कि 4 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, 1 एंड 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, 2 एंड 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक मैट्रिक्स के अंदर टोटल 18 एलिमेंट्स है, तो इस 18 एलिमेंट्स को लेकर टोटल कितने डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग 1/18 का बना सकते हैं यानी कि 1 रो है 18 कॉलम्स है। दूसरा 18/1 का बना सकते हैं। तीसरा 2/9 का बना सकते हैं, फिर 9/2 का बना सकते हैं, 3/6 का बना सकते हैं, 6/3 का बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इतने डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स इस 18 एलिमेंट्स को लेकर बना सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा
यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग इस 18 एलिमेंट्स को लेकर बना सकते हैं। क्लियर है बात। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कंस्ट्रक्ट अ 2/3 मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे वेयर ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। एक 2/3 का मैट्रिक्स आपको बनाना है जहाँ पे ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 है। तो देखिए 2/3 यानी कि टोटल 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे लेट ए इक्वल टू, अब देखिए इस एलिमेंट को हम लोग, ये जो है ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो इसको हम लोग लिख लेंगे A11। ये जो है ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है तो A12। यहाँ पे जो होगा ये फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट होगा तो A13। अब देखिए ये जो है ये सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम का है तो A21, फिर A22, फिर A23। इतना हम लोग लिख लिए हैं, ठीक है। इसको मिटा लेंगे। अब यहाँ से हम लोग A11 का वैल्यू निकालेंगे। देखिए A11 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे i के जगह भी 1 है, j के जगह भी 1 है, तो i एंड j के जगह 1 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 हो जाएगा। तो A11 2 निकल गया। अब A12 निकाल लेते हैं। देखिए i के जगह 1 है, j के जगह 2 है, तो यहाँ पे i के जगह 1, j के जगह 2 रखेंगे तो 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, यहाँ पे 9/2 ही बचेगा, ठीक है। अब A13 निकाल लेते हैं। i के जगह पुट करेंगे 1, j के जगह 3, तो 1 + 3, 1 + 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं A21, A21 यानी कि i के जगह 2, j के जगह 1, तो यहाँ पे i के जगह 2, j के जगह 1 पुट करेंगे, 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब A22 निकाल लेते हैं, यानी i एंड j दोनों के जगह 2 2 पुट करना है तो 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 हो जाएगा। A23 निकाल लेते हैं। A23 तो यहाँ i के जगह 2 एंड j के जगह 3 पुट करेंगे तो 2 + 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर 25/2, ठीक है। अब इन सारे एलिमेंट्स का जो वैल्यू आया है इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ मैट्रिक्स A इक्वल टू A11, A12, A13, इसके जगह 2 9/2 8, 2 9/2 8, 9/2 8 25/2, 9/2 8 25/2, यही आंसर हो गया। बहुत आसान है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले है कॉलम मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितना भी हो इससे कोई भी मतलब नहीं है, बस टोटल नंबर ऑफ कॉलम 1 होना चाहिए। जैसे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1, यहाँ पे टोटल 3 रोज है एंड 1 कॉलम है तो इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/1, यहाँ भी एक कॉलम है तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स होगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1, यहाँ भी एक कॉलम है इसलिए ये भी कॉलम मैट्रिक्स होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रोज कितना भी हो इससे कोई भी मतलब नहीं है। अब कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए ए एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर के एलिमेंट को हम लोग Aij से डिनोट कर रहे हैं एंड इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/1। क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम तो 1 ही होगा, बाकी टोटल नंबर ऑफ रोज कितना भी हो इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी m के जगह कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, बस कॉलम के जगह 1 होना चाहिए, ठीक है। ये कॉलम मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म हो गया। अब हम लोग आते हैं रो मैट्रिक्स में। देखिए वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होना चाहिए, जैसे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3, यहाँ पे केवल एक रो है तो इसलिए ये रो मैट्रिक्स होगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/1, यहाँ पे केवल एक रो है इसलिए ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो होगा ना वो कॉलम मैट्रिक्स भी होगा, रो मैट्रिक्स भी होगा, ठीक है। जैसे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/2, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रो तो 1 ही है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितना भी उससे कोई भी मतलब नहीं है, तो ये एक रो मैट्रिक्स हो गया। अब रो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होगा? A इक्वल टू Aij एंड ऑर्डर क्या होगा 1/m। m के जगह कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन ये जो रो है इसके जगह 1 ही होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। वैसा मैट्रिक्स जिसमें टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/1, देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल है इसलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है इसलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? A इक्वल टू Aij एंड इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n। अब देखिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे m इक्वल टू n।
ठीक है। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। देखिए वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी बात सारा एलिमेंट जीरो के बराबर हो उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये जो एलिमेंट है ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाता है। जैसे कि ये जो एलिमेंट है ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाता है, तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी बात सारा एलिमेंट जीरो के बराबर हो उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये तो खुद डायगोनल एलिमेंट है, बाकी बात कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो जीरो कैसे होगा, इसलिए ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ठीक है ना। तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी बात सारा एलिमेंट जीरो के बराबर हो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स भी तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, तो सबसे पहले ये चीज हम लोग लिखेंगे A इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर m बाई एन, m इक्वल टू n। अब यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन क्या आ गया कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी बात सारा एलिमेंट जीरो के बराबर है। देखिए डायगोनल एलिमेंट जो है इसमें रो नंबर एंड कॉलम नंबर इक्वल होता है ना, जैसे कि ये A11 है, ये A22 है, यानी सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, ये A11 है, ये A22 है, ये A33 है, तो इसको छोड़कर बाकी बात सारा एलिमेंट जीरो के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे ए आई जे इक्वल टू जीरो वेयर आई नॉट इक्वल टू जे, क्योंकि आई एंड जे अगर इक्वल हो गया तो ये तो डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा ना, तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी बात सारा एलिमेंट जीरो के बराबर होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जे लगा दिए हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स पे। देखिए स्केलर मैट्रिक्स का डिफिनीशन है कि वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि देखिए स्केलर मैट्रिक्स भी तो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी बात सारा एलिमेंट जीरो के बराबर है, लेकिन यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट इक्वल है ना, डायगोनल एलिमेंट इक्वल है, तो इसको हम लोग कैसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे। देखिए स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, तो सबसे पहले ये चीज हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे A इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर m बाई एन, m इक्वल टू n। अब देखिए ए आई जे इक्वल टू जीरो वेयर आई नॉट इक्वल टू जे। अब यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन क्या आ गया कि डायगोनल एलिमेंट जो है ये इक्वल होगा, तो हम लोग लिखेंगे ए आई जे इक्वल टू के वेयर आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे, यानी कि रो नंबर एंड कॉलम नंबर किसमें इक्वल होता है, डायगोनल एलिमेंट्स में। अब ये जो के है ये कोई कांस्टेंट है, तो लिख लीजिए फॉर सम कांस्टेंट के। ऐसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये स्केलर मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है। अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल हो उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, वैसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल हो। तो देखिए यहाँ पे 1 1, ये भी तो एक स्केलर मैट्रिक्स है ना, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट इक्वल होता है, बाकी बात सारा एलिमेंट जीरो। तो यहाँ भी देखिए डायगोनल एलिमेंट इक्वल है, बाकी बात सारा जीरो है, डायगोनल एलिमेंट इक्वल है, बाकी बात सारा जीरो है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अगर डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल हो और बाकी बात सारा जीरो हो तो उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, आई इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर m बाई एम भी लिख सकते हैं। देखिए ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही है ना। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। तो ये सब सारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो रो एंड कॉलम इक्वल ही होगा, तो यहाँ पे हम लोग m बाई एम लिख लिए हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़कर बाकी बात सारा जीरो है, तो ए आई जे इक्वल टू जीरो वेयर आई नॉट इक्वल टू जे, एंड डायगोनल एलिमेंट्स जो है ये 1 के इक्वल है, तो लिख लीजिए ए आई जे इक्वल टू 1 वेयर आई इक्वल टू जे। ठीक है ना, तो ये मैट्रिक्स का टाइप्स है। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो एंड दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो। जैसे कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 बाई 2 है, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 बाई 2 है, साथ में देखिए इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। कहने का मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल है, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट के इक्वल है, उसी प्रकार से सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल है, सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेकंड रो के सेकंड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल है। ठीक है ना, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो एंड दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो ए बी एंड सी डी का वैल्यू क्या होगा ये अपने लोग को बताना है। तो देखिए a माइनस बी जो है ये किसके इक्वल होगा, -1 के, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे a माइनस बी इक्वल टू -1। उसी प्रकार से 2a प्लस सी 5 के इक्वल हो जाएगा, 2a प्लस सी इक्वल टू 5। उसी प्रकार से 2a माइनस बी 0 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2a माइनस बी इक्वल टू 0। अब 3c प्लस डी 13 के इक्वल हो जाएगा, तो 3c प्लस डी इक्वल टू 13। ठीक है ना, अब इस दोनों को सॉल्व करके हम लोग a एंड b का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए ये माइनस से प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, a माइनस 2a ये माइनस a हो जाएगा, ये -1, -1 से माइनस कैंसिल, तो a का वैल्यू आ गया 1। अब इस a के वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करके c का वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ देखिए
2 इंटू ए की जगह 1 पुट करेंगे प्लस सी इक्वल टू 5, 2 को उधर भेजेंगे तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 यानी कि 3, सी का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, अब देखिए सी के वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करके डी का वैल्यू निकाल लेंगे, 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 3 9, 13 माइनस 9 यहाँ पे आ जाएगा 4, डी का वैल्यू 4 आ गया। क्लियर है बात। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे कि देखिए इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल हो गया, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल हो गया। बात समझ रहे हैं ना। अब दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, देखिए दो मैट्रिक्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। जैसे कि देखिए मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी को हम लोग ऐड कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है एंड इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो उस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 3 5, 4 + 6 10, 6 + 8 14, 8 + 4 12, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, अब अगर सब्ट्रैक्ट करना हो यानी कि a माइनस बी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2 - 3 -1, 4 - 6 यहाँ -1, 4 - 6 -2, 6 - 8 6 - 8 -2, 8 - 4 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये a माइनस बी निकल गया। क्लियर है बात। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे c + d अपने लोग को निकालना हो, देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है एंड इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3/3 है, तो दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है तो इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है तो इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/3 होना चाहिए, तभी दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा -1 + 8 ये हो जाएगा 7, 2 + 0 2, 3 - 9 ये हो जाएगा -6, 4 + 3 7, -6 + 4 -2, 8 + 8 16, 0 + 1 1, 9 + 5 14, 5 + 6 11, ये निकल गया c + d। क्लियर है। अब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, इसका मतलब उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया गया है, अब इस मैट्रिक्स ए में अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, 5 × 6 = 30, 5 × 8 = 40, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। क्लियर है। अब नेक्स्ट है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जा सकता है। देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रोज के इक्वल हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। अब इस दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा m/p का। ठीक है, जैसे कि देखिए जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है 2/2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/2। अब इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है एंड यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 1 है। इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब अगर इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले देखेंगे कि इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। तो इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3 का। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान है। a × b = यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स ए लिख लेंगे 5 6 1 2 4 3 एंड यहाँ पे लिख लेंगे मैट्रिक्स बी 2 4 1 3 2 6। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10, 6 × 3 = 13, 6 × 3 = 18, 10 + 18। अब इस फर्स्ट रो को इस सेकेंड कॉलम के साथ 5 × 4 = 20 प्लस 6 × 2 = 12। ठीक है, अब इस फर्स्ट रो को इस थर्ड कॉलम के साथ 5 × 1 = 5, 6 × 6 = 36। ठीक है, उसी प्रकार से इस सेकेंड रो को बारी से इस तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 2 = 2 प्लस 2 × 3 = 6। ठीक है, 1 × 4 = 4 प्लस 2 × 2 = 4। ठीक है, फिर इस सेकेंड रो को इस थर्ड कॉलम के साथ 1 × 1 = 1 प्लस 2 × 6 = 12। ठीक है,
अब इस थर्ड रो को बारी बारी से इस तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 2 ज़ा 6। अब इस थर्ड रो को इस थर्ड कॉलम के साथ 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 6 ज़ा 18। क्लियर है? तो क्या आ गया, ए इंटू बी क्या आ जाएगा, देखिए ए इंटू बी इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 18 28, 20 प्लस 12 ये हो जाएगा 32, 36 प्लस 5 ये हो जाएगा 41, 6 प्लस 2 8, 4 प्लस 4 8, 12 प्लस 1 13, 9 प्लस 8 17, 16 प्लस ये क्या है, 0 है या 6 है, 4 4 या 16 3 2 ये 6 है, तो 16 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब 4 प्लस 18 क्या हो जाएगा 22। क्लियर है बात? तो ये ए इंटू बी निकल गया। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। अब देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/3 का एंड यहाँ पे मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 1/3 का। इसमें 1 रो है एंड 3 कॉलम्स है। अब देखिए ए इंटू बी अगर निकालना हो तो सबसे पहले चेक करेंगे कि मैट्रिक्स ए का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ये मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है एंड यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 1 है, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए इंटू बी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू बी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जैसे कि देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/2 का, यहाँ पे मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 2/3 का। अब इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, यानी कि ए इंटू बी पॉसिबल है। यानी कि इस दोनों मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3 का। ठीक है, तो हम लोग ए इंटू बी यहाँ पे निकालते हैं। देखिए 2 4 6 8 2 4 6 6 8 8। अब क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम के साथ। देखिए 2 2 = 4 प्लस 4 6 = 24, तो 24 प्लस 4 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। 2 4 = 8, 4 8 = 32, तो 32 प्लस 8 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। 2 6 = 12, 4 8 = 32, तो 12 प्लस 32 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, तो यहाँ पे लिख लेंगे 44। 6 2 = 12, देखिए 6 2 = 12 प्लस 8 6 = 48, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 60। ठीक है, अब देखिए 6 4 = 24, 6 4 = 24 प्लस 8 8 = 64, ये हो जाएगा 4 4 8 6 2 8 88 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब देखिए इस सेकेंड रो को इसके थर्ड कॉलम के साथ 6 6 = 36 प्लस 8 8 = 64, तो 6 4 10 के 0 वहाँ से लेके 6 3 1 10, ये हो जाएगा 100। ठीक है, कैसे किए हैं एक बार और समझिए। सबसे पहले इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ पे लिख लेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ यहाँ पे लिख लेंगे, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ यहाँ पे लिख लेंगे। अब सेकेंड रो को फिर बारी बारी से इस तीनों कॉलम के साथ करेंगे। क्लियर है ना? देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3 का है ना, 2/3 है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है? देखिए बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स ए दे दिया गया है, अब इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालने के लिए बोले तो इसको हम लोग ए डैश से डिनोट करेंगे। एंड ट्रांसपोज निकालने के लिए जितने भी कॉलम्स हैं या जितने भी रोज हैं उसको हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स में चेंज कर देंगे। जितने भी रोज हैं इसको कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स में चेंज कर देंगे, या जितने भी कॉलम है उसको कॉरेस्पॉन्डिंग रो में चेंज कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लेंगे। यही हो गया मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। इसको हम लोग ए डैश से डिनोट करेंगे। जैसे कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3/2 का, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3 का। क्लियर है ना? जैसे कि देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3 का, तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा यानी कि बी डैश जो होगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3/1 का। अब इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे 1 2 3। क्लियर है बात? ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ठीक है, या अगर आप ऐसा करते हो कि फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिख लोगे फिर भी बात वही ना होगा। देखिए फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिख लिए, फिर सेकंड कॉलम को सेकंड रो में लिख लिए। क्लियर है बात? अब देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स सी है, इसका ऑर्डर 1/1 है, तो इसके ट्रांसपोज का भी तो ऑर्डर 1/1 ही होगा एंड सी डैश निकालेंगे तो 2 ही ना आएगा। क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होगा। जैसे देखिए सबसे पहले तो एक बात यहाँ पे गौर कीजिएगा, जैसे ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर हो गया 2/3। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m/n है तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा n/m हो जाएगा, n/m। अब देखिए अब जैसे कि यहाँ पे √3 जो है
ये √3 जो है ये सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि A21 है। लेकिन अगर इसके ट्रांसपोज में देखा जाए तो √3 जो है ये फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। देखिए रो नंबर एंड कॉलम नंबर चेंज हो गया ना, यहाँ पे A21 √3 था तो यहाँ पे A12 हो गया, ठीक है ना। जैसे उसी प्रकार से 2 को देखिए, 2 जो है ये थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि A31 है, तो यहाँ पे A13 हो गया। देखिए 2 जो है ये फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो गया ना, A13 हो गया। तो यहाँ पे रो नंबर एंड कॉलम नंबर, रो नंबर 3 है, कॉलम नंबर 1 है, यहाँ पे रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 3 है, A31 यहाँ पे A13 चेंज हो जा रहा है ना। उसी प्रकार से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे एलिमेंट AIJ है तो इसके ट्रांसपोज में एलिमेंट क्या हो जाएगा, AJI हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। क्लियर है बात। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दी मैट्रिसेस। देखिए बहुत ही आसान है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, फिर इसका ट्रांसपोज निकालिए तो वो मैट्रिक्स A के इक्वल ही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A' ये आया है ना, अब A' का डैश निकालिए, यानी कि इसका भी ट्रांसपोज निकालिए। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे 3 √3 2, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे 5 1 8। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स A के इक्वल आ गया ना, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि A' इसका होल डैश A के बराबर होगा, तो A' का डैश A के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे K एक कांस्टेंट है, बोला गया है कि किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, या पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लीजिए और फिर उसमें उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे A प्लस B का होल डैश इक्वल टू A' प्लस B डैश। अब यहाँ पे A इंटू B का होल डैश इक्वल टू B डैश इंटू A डैश, ठीक है। इन सारे प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा। अब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सिंपल सा डिफिनीशन है, अगर A इक्वल टू A डैश है तो हम लोग बोलेंगे कि A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स A है, अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो क्या है √3 2 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट कॉलम में √3 2 3। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो है 2 -1.5 -1, तो यहाँ पे लिखे 2 -1.5 -1। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो 3 -1 -1। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये इसी के तो इक्वल है, सेम इसी के जैसा तो ये भी है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि A' इक्वल टू, देखिए A' इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स A के इक्वल है, तो A' इक्वल टू A है, A' इक्वल टू A है, तो इसका मतलब A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा देयरफॉर A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे आते हैं। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि अगर A इक्वल टू -A' है या A' इक्वल टू -A है तो हम लोग बोलेंगे कि A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग A' निकालते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे 0 1 -1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे -1 0 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लेंगे 1 -1 0। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, A' इक्वल टू, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, एंड 0 तो 0 ही रहेगा। अब देखिए A' इक्वल टू माइनस, अब ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स A के इक्वल है ना, तो A' इक्वल टू -A आ रहा है, इसका मतलब A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा देयरफॉर A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे A' है, ठीक है। देखिए किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ जब ऐड करते हैं तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यानी कि A प्लस A' एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसी प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि A माइनस A' एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A प्लस A' एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे A माइनस A' एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। तो यहाँ पे ये पूरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया एंड ये पूरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये मैट्रिक्स A के इक्वल आ जाएगा। सिंपल सा यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है
एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि अपने लोग को निकालना है 1/2 a प्लस a डैश, यानी कि यहाँ पे निकालना पड़ेगा 1/2 b प्लस b डैश। तो सबसे पहले हम लोग b डैश निकाल लिए हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। अब निकालना है 1/2 a प्लस a डैश, तो यहाँ पे निकालेंगे 1/2 b प्लस b डैश। तो 1/2 अब b प्लस b डैश, यानी कि इस दोनों को ऐड करेंगे, इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/2 यानी 2, ये हो जाएगा -3/2, यहाँ भी -3/2, अब यहाँ पे 6/2 यानी कि 3, यहाँ पे 2/2 यानी कि 1, -3/2, 2/2 1, यहाँ पे -6/2 यानी कि -3। ठीक है, ये निकल गया 1/2 b प्लस b डैश। क्लियर है बात। अब देखिए, अब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, ये हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ना कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोग यहाँ पे 1/2 b प्लस b डैश निकाल लिए। अब ये आया, अब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, ये चेक करेंगे। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स p मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे p डैश निकालते हैं। तो p डैश कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, इसको हम लोग मैट्रिक्स p मान लिए हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो 2 -3/2 -3/2, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे -3/2 3 1, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लेंगे तो -3/2 1 3। अब देखिए ये p डैश जो है, ये जो मैट्रिक्स आया p डैश, ये p के तो इक्वल है ना, p डैश इक्वल टू p आ रहा है, p डैश इक्वल टू p आ रहा है। इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि मैट्रिक्स p एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसी को तो हम लोग मैट्रिक्स p माने हैं। तो यहाँ पे लिखिए p इक्वल टू, ये क्या है 1/2 b प्लस b डैश ही तो है, तो लिखिए p इक्वल टू 1/2 b प्लस b डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब अपने लोग को निकालना है 1/2 a माइनस a डैश, यानी कि निकालना है 1/2 b माइनस b डैश। तो 1/2 b माइनस b डैश, यानी कि अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, b माइनस b डैश कीजिएगा तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, ये चेक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग इसको q मान लिए हैं। ठीक है, क्यू ये आ गया। अब क्यू डैश निकालेंगे, तो क्यू डैश कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे 0 -1/2 -5/2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे 1/2 0 3, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लेंगे 5/2 -3 0। अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो 0, ये प्लस में है तो -1/2 हो जाएगा, ये प्लस में है तो -5/2 हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ये 0, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस, देखिए ये माइनस लिख लिए। अब ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्यू के इक्वल है ना, तो क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू आ रहा है। इसका मतलब क्यू एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग क्यू किसको माने हैं, इसको माने हैं ना, और ये क्या है 1/2 b माइनस b डैश। तो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर क्यू इक्वल टू 1/2 b माइनस b डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पे है, हाँ 1/2 a प्लस a डैश ना b प्लस b डैश है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, यहाँ पे 1/2 b प्लस b डैश होगा, यहाँ पे 1/2 b प्लस b डैश प्लस 1/2 b माइनस b डैश। देखिए 1/2 b प्लस b डैश क्या है, ये है 1/2 b प्लस b डैश, यही है ना ये वाला, और ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1/2 b प्लस b डैश, इसको यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 b माइनस b डैश क्या है, 1/2 b माइनस b डैश ये है, और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अब इस दोनों को ऐड करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स b के इक्वल आ जाएगा। देखिए मैट्रिक्स b इतना ही है ना, मैट्रिक्स b इतना ही है। तो देखिए यहाँ से अपने लोग को पता चल गया ना कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करने पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स b आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए दस b इज रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। सबसे पहले है कि किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि R1 के जगह R2 को लिख सकते हैं, R2 के जगह R1 को लिख सकते हैं, या R2 के जगह R3 को लिख दें एंड R3 के जगह R2 को लिख दें। उसी प्रकार से हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि C1 के जगह C2 को लिख दें एंड C2 के जगह C1 को लिख दें। ठीक है ना, तो किसी भी दो रो एंड किसी भी दो कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकेंड है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी भी कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि R1 में हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या R3 में हम लोग 2/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम लोग किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिवाय जीरो के। जीरो को छोड़कर किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड ऑपरेशन है, जब मैं इन्वर्स निकालूंगा ना एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड का यूज करके, तब आप लोग को ये प्रोसेस और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड है RI गोज टू RI प्लस KRJ, यानी कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं R2 गोज टू R2 प्लस 3R3 कर सकते हैं, या R1 गोज टू R1 प्लस
हाफ R2 ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से है Ci गोज टू Ci प्लस KCj, यानी कि C1 गोज टू C1 प्लस 2C3 कर सकते हैं, या C3 गोज टू C3 प्लस 4C2 कर सकते हैं। तो ये सारा ऑपरेशन हम लोग किसी भी मैट्रिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका यूज कैसे होने वाला है उसको समझते हैं हम लोग। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, अब इसका इन्वर्स आपको अगर निकालना हो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके तो कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट A इक्वल टू 2 3 5 7, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे A इक्वल टू आई ए इक्वल टू आई ए। देखिए किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो मैट्रिक्स ए ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए की जगह हम लोग लिख लेंगे 2 3 5 7, ठीक है। एंड यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह लिख लेंगे 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 1, ये लिख लेंगे इनटू मैट्रिक्स ए, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है, ये मैट्रिक्स ए है। अब ये यहाँ पे ए लिख लीजिए। अब मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इस मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले इस 2 को हम लोग 1 बनाएंगे, फिर इस 5 को 0 बनाएंगे, फिर इस 7 को 1 बनाएंगे, फिर इस 3 को 0 बनाएंगे। एंड जिस ऑपरेशन का यूज करके इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे उसी ऑपरेशन का यूज हम लोग इस पे भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, चलना इसमें कैसे, देखिए सबसे पहले इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, यानी कि ऐसे चलना है, ठीक है। तो इस 2 को 1 बनाना है, तो 2 को 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा काम करना है कि अगर 2 को 1 बनाना है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 2 जो है ये R1 में है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या है, R1 गोज टू R1/2, यानी कि R1 में 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए R1 के साथ काम करना है इसलिए R2 जैसे है वैसे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए R1 के सारे एलिमेंट्स में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2/2 1 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 3/2। अब देखिए ये ऑपरेशन हम लोग इस मैट्रिक्स के साथ भी अप्लाई करेंगे, तो R1 के साथ काम करें इसलिए R2 जैसे है वैसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ क्या है R1/2, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, यहाँ पे आ गया A। अब ये 1 बन गया, अब 0 बनाना है, तो 5 को 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा काम करना है कि 5 को अगर 0 बनाना है तो 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 5 कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सबसे पहले इस 1 को 5 बना लेंगे और इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए ये जो 5 है ये R2 में है ना, तो यहाँ पे लिखिए R2 गोज टू R2 माइनस, इसमें अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5 बन जाएगा, तो 5 - 5 0 हो जाएगा, तो 5R1, ठीक है। R2 गोज टू R2 - 5R1, यानी कि R2 का ये एलिमेंट क्या है 5 है ना, -5 इंटू R1, R1 का ये एलिमेंट क्या है 1, तो देखिए 5 - 5 0 आ जाएगा ना यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग R2 के साथ काम करें तो इसलिए R1 जैसे हैं वैसे लिख लीजिए। अब यहाँ पे है R2 - 5R1, तो R2 - 5R1 कीजिएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे R2 का एलिमेंट क्या है 7 है, तो यहाँ पे लिखिए 7 - 5 इंटू R1, तो R1 का ये एलिमेंट क्या है 3/2, तो ये हो जाएगा 7 - 15/2, ये 7 2 जा 14, 14 - 15/2, ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, इक्वल टू। अब यहाँ भी सेम ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करेंगे। अब R2 के साथ काम कर रहे हैं इसलिए R1 जैसे है वैसे लिख दीजिए, तो 1/2 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है R2 - 5R1, तो R2 का ये एलिमेंट है 0 - 5 इंटू R1, R1 का ये एलिमेंट क्या है 1/2, तो 1/2, तो 0 - 5 इंटू 1/2, ये -5/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे -5/2, ठीक है। अब देखिए R2 का ये एलिमेंट क्या है 1, तो 1 - 5 इंटू R1, R1 का ये एलिमेंट क्या है 0, तो 1 - 0 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि ये 1 हो गया, ये 0, अब इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0, ऐसे चलना है ना ऐसे करके। तो ये 1 हो गया, ये 0, अब इसको 1 बनाना है। किसी भी नंबर को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे -1/2 है, तो इसको -1/2 से ही डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, देखिए ये R2 का एलिमेंट है ना, तो लिखते हैं R2 गोज टू R2/-1/2, यानी कि इसमें हम लोग -1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 बन जाएगा। तो देखिए R2 के साथ काम कर रहे हैं इसलिए R1 जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब देखिए R2 में हम लोग -1/2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि R2 के सारे एलिमेंट्स में -1/2 से डिवाइड करेंगे, तो 0 में -1/2 से डिवाइड करेंगे 0 ही होगा, -1/2 में -1/2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे R2 सेम ऑपरेशन हम लोग इस मैट्रिक्स के साथ भी अप्लाई करेंगे, तो R2 के साथ अप्लाई करना है इसलिए R1 पहले जैसे हैं वैसे लिख लीजिए 1/2 0, ठीक है। अब देखिए R2 में -1/2 से डिवाइड करना है, तो R2 का ये एलिमेंट है -5/2, इसमें -1/2 से डिवाइड कीजिएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से R2 का ये एलिमेंट है 1 और इसमें -1/2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा,
तो ये हो जाएगा -2, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे -2। क्लियर है बात? सॉरी ये मैंने क्यों मिटा दिया, इसको सिर्फ मिटाना है। अब आते हैं हम लोग इस पे, देखिए ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसको 1 बनाना है, सॉरी इसको 0 बनाना है, 3/2 को 0 बनाना है ना, 1 0 1 0, ठीक है। तो अब इसको 0 बनाना है, पहले क्या करना है, इसको 1 फिर इसको 0 फिर इसको 1 फिर इसको 0। अब 3/2 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एक बात बताइए, ये 3/2 है, अब इसको 3/2 बनाना पड़ेगा तभी ना सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको 3/2 बनाने के लिए 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3/2 माइनस 3/2 इंटू 1, ऐसा ही ना हम लोग करेंगे। इसको 3/2 बनाने के लिए इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये जो 3/2 है ये फर्स्ट रो में है, तो R1 माइनस 3/2 इंटू ये जो 1 है ये सेकेंड रो में है, तो R2। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, R1 गोज टू R1 माइनस 3/2 इंटू R2, ठीक है। तो देखिए अब R1 के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए R2 जैसे हैं वैसे लिख लेंगे 0 1। अब देखिए R1 माइनस 3/2 R2 है, तो R1 का एलिमेंट क्या है 1, तो 1 माइनस 3/2 इंटू R2, तो R2 का एलिमेंट क्या है 0, तो 1 माइनस 0 यहाँ पे 1 ही ना रहेगा। अब उसी प्रकार से R1 का एलिमेंट क्या है 3/2, तो 3/2 माइनस 3/2 इंटू R2, R2 का एलिमेंट क्या है 1, तो देखिए 3/2 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। अब सेम ये ऑपरेशन हम लोग इस मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करेंगे। तो R1 के साथ काम कर रहे हैं इसलिए R2 जैसे है वैसे लिख लेंगे 5 - 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे R1 का एलिमेंट क्या है 1/2, तो 1/2 माइनस 3/2 इंटू R2, R2 का एलिमेंट क्या है 5, 5 1/2 माइनस 15/2, तो ये क्या हो जाएगा -14/2, यानी कि आ जाएगा -7, तो यहाँ पे लिख लेंगे -7, ठीक है। अब देखिए अब R1 का ये एलिमेंट है 0, तो 0 माइनस 3/2 इंटू R2, R2 का ये एलिमेंट है -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा 3। अब देखिए ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया ना। अब ये जो मैट्रिक्स बना है ना यही एक इन्वर्स मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर A इन्वर्स इक्वल टू -7 5 5 सॉरी -7 3 5 - 2, यही A इन्वर्स निकल गया। यानी कि इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है, इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है ये यही है, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि देखिए ये A इन्वर्स है, ये A है, तो किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये A इन्वर्स है। क्लियर है?